हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजनट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और हमारे चैनल पे जो भी वीडियो डले हुए हैं उनका बेनिफिट ले रहे होंगे। ठीक है, तो हमारी यूनिट 7 चल रही है। यूनिट 7 में हमारा जो पार्ट ए है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यूनिट 7 में पार्ट बी की बात करते हैं। ठीक है, पार्ट ए में हमने पढ़ा था पेडागोजी, एंड्रागोजी, क्रिटिकल पेडागोजी, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। शिक्षण शास्त्र के बारे में पढ़ा था, शिक्षण के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से शिक्षण की व्यवस्था होती है और बालक किस तरीके से सीखते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो उनका लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, किस तरीके से वो अपने स्वयं के माध्यम से सीखते हैं, किस तरीके से शिक्षक पढ़ाता है और उनके जो व्यवहार होते हैं उनमें परिवर्तन आता है और किस तरीके से उनके जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, नॉलेज होती है, वो कैसे पूरे होते हैं। ठीक है, तो जब हम कोई भी काम करेंगे, सीखेंगे, तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, मूल्यांकन भी आएगा, असेसमेंट भी आएगा कि जो हमने सीखा है वो कितना सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं। तो पार्ट बी में हमको यही पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 7 का पार्ट ए आपका कंप्लीट हो चुका है और पार्ट बी में हमको यही पढ़ना है कि जो हमने सीखा है उसको देखेंगे कैसे, उसको जांचेंगे कैसे, उसकी कैसे जांच करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि मूल्य प्लस अंकन। ठीक है, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यवहार का मूल्य निर्धारित करना। यहाँ पे मूल्य निर्धारित करना, जैसे मान लीजिए हम मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो उससे पूछते हैं कितने की है ये। ठीक है, तो वहाँ पे तो हमने तुरंत पूछ लिया, लेकिन यदि आप कोई काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपने ये वीडियो देखा, अब आपको अपना मूल्यांकन करना है, तो क्या आप बताएंगे कि आपने 2 रुपये का सीखा कि 4 रुपये का सीखा? तो ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं मापन में और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा। ठीक है, मापन, मूल्यांकन। यहां पर हम किसकी बात करते हैं? क्वांटिटी की बात करते हैं। ठीक है, और यहां पर हम क्या बात करते हैं? ठीक है, क्वालिटी की बात करते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी की बात करते हैं और यहाँ पर क्वालिटी की बात करते हैं। यहाँ पर मूल्यांकन में क्या होता है कि जब हम जो भी सीख रहे हैं, तो मूल्यांकन में जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में वो अपनी पाठ्यचर्या के साथ साथ, ठीक है, जब आप नेट की कोचिंग करने जा रहे हैं मान लीजिए, तो जो आप नेट का सिलेबस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और उस नेट क्वालिफाई तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ आप बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे आपकी जो अनुभव होंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जो आपके एक अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, सही आदतें बहुत सारी पड़ जाती हैं, सही व्यवहार, हमारे व्यवहारों में परिवर्तन आ जाते हैं। पहले हम कुछ गलत चीज़ें करते थे, मान लीजिए जो चीज़ें हमको नहीं आती थी हम उनको भी सीख लेते हैं, तो उनको भी हम क्या करते हैं, इसमें मूल्यांकन करते हैं और उनको भी मूल्यांकन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या पता चलेगा कि कोई वस्तु कितनी है। ठीक है, कोई वस्तु कितनी है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या पता चलेगा मूल्यांकन में, कोई वस्तु कैसी है। ठीक है, जैसे हमने आपको क्वांटिटी के उसमें बताया था कि यदि पूछा जाए कि मेरी हाइट क्या है, मेरा वेट क्या है, ठीक है, तो ये क्वांटिटी के अंतर्गत आ जाएगा, मापन के अंतर्गत आ जाएगा। आप सीधा सीधा मेजर कर लेंगे और माप लेंगे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि मैम कैसी हैं, तो क्या एक बार में आप बता सकते हैं? अलग अलग तथ्य होंगे, अलग अलग बोलने का तरीका होगा। यहाँ पर कुछ कह देंगे अच्छी है, कुछ कह देंगे कम अच्छी है, कुछ कह देंगे ज़्यादा बुरी है, या कुछ लोग कहेंगे मैम बिल्कुल ही बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मूल्यांकन की बात की जाती है, तो यहाँ पर हमारे गुणों का, व्यवहारों का और जो हम टीचिंग कर रहे हैं, जो हमारी लर्निंग हो रही है, पाठ्य वस्तु को हमने कितना सीखा और उसके साथ साथ हमारे व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, कौन कौन से वांछित परिवर्तन आए, हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो मापन और मूल्यांकन में थोड़ा सा डिफरेंट हमने आपको बता दिया। जो हमने अभी तक गुणात्मक रिसर्च पढ़ा था या और मात्रात्मक शोध पढ़ा था, तो उसी के अंतर्गत जिस तरीके से हम वो करते थे, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। वहाँ पर हम गुणों के आधार पर जो भी रिसर्च करते थे तो वो आपके क्वालिटी बेस के होते थे, गुणात्मक होते थे, लेकिन जब हम क्वांटिटी के आधार पर करते थे तो वो आपके मात्रात्मक होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो क्वांटिटी के रूप में भी और क्वालिटी के रूप में भी। क्वांटिटी के रूप में कैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे के 50 में से या 100 में से कितने नंबर आए, तो यहाँ पर हमने क्वालिटी में देख लिया उसके 60 नंबर आए, लेकिन उसका प्रदर्शन कैसा रहा,
और छात्रों में वो कैसा है, ज़्यादा अच्छा है, और जो आचार के उसके बारे में है, उसका जो बिहेवियर है वो क्लास में कैसा है, साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को जब हम नापते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन करना या मूल्य निर्धारित करना कि वो व्यक्ति कैसा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम मूल्यांकन की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चा कितना सीख रहा है, पूरा 100% तो कोई भी बच्चा नहीं सीखता है। हम आपको पूरा मान लीजिए, आपको जब क्लास में जाते हैं, कोई छोटे क्लास से पढ़ते हैं, आपके पास बहुत ढेर सारी किताबें होती हैं, तो क्या आप ढेर सारी किताबों 100% सीख जाते हैं? नहीं सीख पाते हैं। और क्लास में जो विद्यार्थी होते हैं वो कितने सीख रहे हैं, क्या उन्होंने सीखा, क्या उनके व्यवहार में परिवर्तन आया, जब हम उसको आंकते हैं तो यहाँ पे असेसमेंट मूल्यांकन। पहले देखिए उनकी पाठ्य वस्तु भी आ जाएगी, शिक्षा के उद्देश्य इसी के अंतर्गत आ जाएंगे कि जो उसका शिक्षा का उद्देश्य, मान लीजिए बच्चा कितना 5 क्लास में पढ़ रहा है, तो 5 क्लास में उसका उद्देश्य क्या होगा, 5 क्लास को पास करना, अच्छे परसेंटेज से पास करना। तो 5 क्लास की जो पाठ्य वस्तु होगी, उसका सिलेबस होगा, उसको वो पूरा करेगा। प्लस जब उसका साल पूरा हो जाएगा, वो पूरा अपना पाठ्य वस्तु को पढ़ लेगा, इसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाएगा परीक्षाओं के माध्यम से। कुछ टेस्ट लिए जाएंगे, लिखित परीक्षाएं ली जाएंगी, मौखिक ली जाएंगी, उसके कुछ क्रियात्मक टेस्ट भी होंगे। ठीक है, तो इसके बाद तो ये तो होगा, और प्लस इसके कौन कौन सी अधिगम क्रियाएं। ठीक है, अधिगम क्रियाएं या व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, कौन कौन से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो गलत आते भी सीख रहा है, वांछित परिवर्तन, सही व्यवहार को सीखना। ठीक है, तो उनको हम मूल्यांकन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो मूल्यांकन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, कि हमारी पाठ्य वस्तु के साथ साथ हमारे गुणात्मक चीज़ों का भी, गुणात्मक व्यवहार का भी इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है और कितना सीख रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसमें कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, किन किन कारणों से हम मूल्यांकन करते हैं। तो आपको सीधा पता होगा कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, कि जो बच्चे ने साल भर पढ़ा है या बच्चा जो पढ़ रहा है, अब हमको पता करना है कि बच्चे ने कितना सीखा, तो इसी उद्देश्य से हम उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, छात्रों में कितना डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, उसमें कितना विकास हुआ, तो इसके लिए उद्देश्य है हमारे। ठीक है, कि बच्चे ने कितना सीखा, उसमें कितनी वृद्धि हुई और कितना विकास हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, कितनी उसमें ग्रोथ हुई, इसको हम जांचने के लिए, ठीक है, मूल्यांकन करते हैं। दूसरा, उसने कितना ज्ञान लिया, ठीक है, उसके ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई, उसके जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो कितने पूरे हुए। ठीक है, इसको हम पता करने के लिए मूल्यांकन करते हैं। तो ये सारे देखिए आपको समझ में आ जाएंगे कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं, उनकी हर व्यक्ति एक सारी चीज़ों को नहीं सीख पाता है, तो अलग अलग व्यक्ति किस तरीके से सीखते हैं, व्यक्तियों ने कितना सीखा, तो ये सारी जांच पड़ताल करने के लिए, मतलब कि हम इनको जानने के लिए मूल्यांकन करते हैं कि कौन सा व्यक्ति ने कितना सीखा और उसमें क्या परिवर्तन आए, क्या उसके अधिगम रहे, क्या उसकी पाठ्य वस्तु रही, क्या उसकी शिक्षा के उद्देश्य पूरे हुए और कहाँ तक हुए। तो इन सभी चीज़ों को हम जब जानने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पर मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, और ये मूल्यांकन ऐसे ही नहीं होता, इसके कई उपकरण होते हैं। ठीक है, उपकरणों के माध्यम से हम मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। और एक ही व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि मान लीजिए हमने लिखित परीक्षा ली तो ये क्या होंगे, हमारे उपकरण ही तो होंगे। हमने कोई क्रियाएं करवा ली, ठीक है, बच्चों से कोई एक्टिविटी करवा ली, उसमें हमने उनका मूल्यांकन कर लिया कि बच्चे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, ठीक है, उनका इंटरव्यू ले लिया,
तो इस तरीके से हम मूल्यांकन करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए सभी व्यक्तियों के लिए एक ही उपकरण जरूरी हो। तो अलग अलग, क्योंकि व्यक्तियों में भिन्नताएं होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, अलग अलग होते हैं वो, तो हर व्यक्ति के लिए हमको अलग अलग उपकरण की आवश्यकता भी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि मूल्यांकन हम क्यों करते हैं। मान लीजिए कुछ कुछ कक्षा की परेशानियाँ होती हैं, तो वो बच्चे कैसे सीख रहे हैं उनको दूर करने के लिए मूल्यांकन करते हैं। पहले हमने बच्चे को पढ़ाया, सिखाया, फिर हमने देखा कि बच्चे, मान लीजिए कुछ बच्चों ने सीख लिया, कुछ बच्चों ने नहीं सीख पाया, फिर हम उनको क्या करते हैं, देखते हैं कि जो बच्चों ने नहीं सीख पाया तो उनको हम दूर करते हैं। तो मूल्यांकन के माध्यम से हमारे कई उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य, हमारे मूल्यांकन के कई उद्देश्य होते हैं। स्पेशली यही होता है कि बच्चों ने कितना सीखा, उनमें कितनी वृद्धि हुई, कितना उनका डेवलपमेंट हुआ, कितना उनके व्यवहारों में परिवर्तन आया, और कितना उनके ज्ञान के उद्देश्य थे, जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो पूरे हुए, और कितना उनको ज्ञान की नॉलेज हुई, कितना उनको नॉलेज हुई। ठीक है, तो इसके उद्देश्य से हम मूल्यांकन करते हैं। तो और इसके उपकरण भी कई हो सकते हैं। अब बात हम करते हैं कि मूल्यांकन के कार्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका पदस्थापन। ठीक है, मूल्यांकन के कार्य कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है पदस्थापन। पदस्थापन का मतलब होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम अपने हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, हमको क्या चीज़ पढ़नी चाहिए उसमें हमारी हेल्प मिल जाती है। हायर एजुकेशन में हम आगे चल के क्या करेंगे, कौन से कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो इसके बारे में मूल्यांकन के द्वारा हमको पता चलता है। जब हमारा मूल्यांकन होता है, टीचर के द्वारा मूल्यांकन होता है, तो उसमें हमको पता, कुछ छात्र वीक होते हैं, कुछ छात्र अच्छे होते हैं, तो उनके हिसाब से उनका पदस्थापन होता है। आगे उनके हायर एजुकेशन के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में कि वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए उनको गाइडेंस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल्यांकन के द्वारा ही हम ये चीज़ कर सकते हैं। अगला होगा अनुदेशन, मतलब कि टीचर आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता है, आपको जो कमियां हैं आपकी, ठीक है, वो दूर कर सकता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमने आपको पढ़ाया, ठीक है, अब आपके आगे क्या करना है, मूल्यांकन के द्वारा हर तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि कौन सी शिक्षा विधि का हम चुनाव करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिक्षक होता है मूल्यांकन के द्वारा ये स्टूडेंट को बताता है कि किस शिक्षण विधियों के माध्यम से आप अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं, शिक्षण विधियों का चुनाव करके कि किसके माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे आएगा निदानात्मक, तो ये भी मूल्यांकन का कार्य है, क्योंकि यदि हमने किसी बच्चे का मूल्यांकन किया तो हमको उसकी कमियों का पता चलता है कि बच्चे को, देखिए हमने सभी बच्चों को लेसन एक साथ पढ़ाया, ठीक है, उसमें होता क्या है, कुछ बच्चे सीख लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं सीख पाते हैं। तो जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं वो हमको मूल्यांकन के द्वारा ही तो पता चलेगा। जब हम उनका मूल्यांकन करेंगे तभी तो हमको मालूम चलेगा कि कितने बच्चों ने सीखा और कितने बच्चों ने नहीं सीखा। तो यहाँ पर जो कारण थे उनके कि जो बच्चे नहीं सीख पाए वो क्यों नहीं सीख पाए, उनके कारणों को देखते हैं, इसके बाद उनका उपचार करते हैं। तो ये भी मूल्यांकन का क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद भविष्य कथन। तो भविष्य कथन आप कह सकते हैं कि मूल्यांकन के आधार पर हम भविष्य कथन बिल्कुल निर्धारित कर सकते हैं। बच्चा पढ़ाई में तेज है, बच्चा पढ़ाई में वीक है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कौन सा सब्जेक्ट वो अच्छे से पढ़ रहा है, तो उसी के बारे में हम कह सकते हैं कि बच्चा आगे चल के ये काम करेगा, और उसी के क्षेत्र में हम उसको हेल्प भी करते हैं। ठीक है, जिसको निर्देशन बोलते हैं। तो उसी जिस क्षेत्र में बच्चा आगे होता है, जिस क्षेत्र में बच्चे का इंटरेस्ट होता है, वहाँ पर हम बच्चे को क्या करते हैं, उसकी कैरियर बनाने में हेल्प भी करते हैं कि उसके शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में मूल्यांकन के द्वारा हम उसको क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। और अगला है विकासात्मक, कि जो उसके उद्देश्य होते हैं, जो उसके व्यावसायिक उद्देश्य होते हैं, जो उसके व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं, शैक्षिक लक्ष्य होते हैं, उनकी उद्देश्यों को वो पा सके, उसमें हम उसकी हेल्प करते हैं, उसकी प्राप्ति में वो सहायक बन सकें, उसकी हम हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए नॉर्मल है, ये खुद आपको मालूम होंगी, बुक से आप थोड़ा और पढ़ लेंगे, डिटेल में पढ़ लीजिए तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। बाकी इसमें सीधा सा मतलब वही है कि जो हम सीख रहे हैं, मूल्यांकन के क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरीके से हम मूल्यांकन करते हैं और किस तरीके से अपने ज्ञान को आंकते हैं कि हमने क्या सीखा। ठीक है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य यही होता है। अब हम बात करते हैं इसमें इसके स्टेप के बारे में। ठीक है, इसके कौन कौन से स्टेप होते हैं। ठीक है, तो ये मूल्यांकन प्रक्रिया के कुछ जो सोपान होते हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनके
इनके बारे में हम बात करते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया के कुछ स्टेप होते हैं या सोपान होते हैं जिनकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहला होगा उद्देश्यों का निर्धारण करना। ठीक है, तो उद्देश्यों का निर्धारण से मतलब होता है कि हम बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं। जब हम बच्चों को कुछ सिखाएंगे तभी तो उसका मूल्यांकन करेंगे, ऐसे ही थोड़ी किसी चीज़ का मूल्यांकन करेंगे। मतलब हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, कितना सिखा रहे हैं और उनमें हम कितनी की आशा रख रहे हैं, इसको हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा पहले। मतलब उद्देश्यों का निर्धारित करना, यानी हमने बच्चों को एक लेसन पढ़ाया तो हम उसमें बच्चे से कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चा कितना सीखे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है बच्चा पूरा पाठ को रट लेगा, तो उसमें कुछ हम उम्मीद करेंगे। पहले हम ये डिस्क्राइब करेंगे, ये एक आइडेंटिफाई उसका डेफिनेशन या आइडेंटिफाई जो आपका उद्देश्य है उसका निर्धारण कर देंगे। ठीक है, एम्स क्या है हमारा जो मूल्यांकन का। ठीक है, कि मतलब हम बच्चे में कितना परिवर्तन लाना चाह रहे हैं और बच्चे को कितना सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमारा कुछ उद्देश्य होगा, इसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, इसके बाद अधिगम अनुभव की योजना बनाना, मतलब बच्चे में जो हम अधिगम अनुभव लाना चाह रहे हैं उसके लिए भी तो हम कुछ प्लानिंग करेंगे। उसके जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस होंगे उसके लिए कुछ हम योजना बनाएंगे कि बच्चे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, कैसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। ऐसा थोड़ी नहीं है कि बच्चों ने अपने आप सीख लेते हैं, उसके लिए पहले हमको खुद प्लानिंग करनी होती है कि बच्चों को हम किस तरीके से सिखाएं जिसके द्वारा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। फिर हम उनका मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। ठीक है, अगला हुआ तथ्य एकत्र करना उपकरणों के माध्यम से। तो मूल्यांकन के लिए कुछ हम लिखित रिकॉर्ड भी देखेंगे, तथ्यों का एकत्र करेंगे कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, उपकरणों के माध्यम से, टूल्स के माध्यम से कितना बच्चों ने सीखा। जो बच्चों का टाइम पे हम वो भी लेते रहते हैं, क्लास टेस्ट भी लेते हैं, बाद में पूरा समेटिव टेस्ट भी लेते हैं, फॉर्मेटिव टेस्ट भी चलते रहते हैं। ठीक है, आपके एक्सपीरियंस भी उसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम तथ्य एकत्र करते हैं उपकरणों के माध्यम से। इसके बाद मूल्यांकन तकनीकियों की रचना, कि कौन सी तकनीकी से हम मूल्यांकन करेंगे, बच्चों का तकनीक कौन सी तकनीकी का हम यूज करेंगे ये हमको डिसाइड करना होता है, टीचर को डिसाइड करना होता है कि जब हम बच्चे का फाइनल मूल्यांकन करेंगे तो कौन सी तकनीकी का यूज करेंगे, और जो तकनीकी का यूज करेंगे क्या उस तकनीकी से सारे बच्चों का मूल्यांकन सही होगा। जो हम मूल्यांकन तकनीकी का यूज कर रहे हैं, जो टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, तो क्या वो ठीक है। तो ये सारी डिसीजन किसके होंगे, टीचर के होंगे। तो टीचर को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद लिखित तथ्यों की व्याख्या, जो भी हमने लिखित उनसे लिया है बच्चों से उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे कि जो हमने तथ्य एकत्र किए। ठीक है, कि छात्रों में कितना परिवर्तन आया और जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो कितना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखित तथ्यों की व्याख्या के आधार पर ही तो करते हैं। हमने बच्चे से कोई टेस्ट लिया और उसके रिजल्ट के आधार पर हम देखते हैं कि बच्चों को हमने कितना सिखाया और बच्चों ने कितना सीखा, जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य था वो पूरा हो पाया कि नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये इसके कुछ मूल्यांकन के स्टेप होते हैं या सोपान होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मूल्यांकन के कुछ क्षेत्र बताए गए हैं, उनकी बात करते हैं हम। ठीक है, ठीक है, ये हमने आपके सामने लिखे हुए हैं कि जो मूल्यांकन के द्वारा के जो परिवर्तन के क्षेत्र होते हैं वो बताए गए हैं, क्योंकि ये अलग अलग होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। यहाँ पर हमने असेसमेंट मूल्यांकन का यही मतलब है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि केवल यहाँ पर हम पाठ्य वस्तु का ही मूल्यांकन नहीं करते हैं कि हमने पाठ्य वस्तु को पूरा पढ़ लिया, रट लिया और बाद में उसका मूल्यांकन कर लिया, रिजल्ट देख लिया कि हमारा पास है तो मान लिया। केवल यहाँ पर उसको नहीं, इसमें यहाँ के ज्ञानात्मक शिक्षा के ज्ञानात्मक के अंतर्गत आ जाएगा शिक्षा के ज्ञानात्मक उद्देश्य, और यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो बालक के विचार होते हैं, उनके संवेग होते हैं। ठीक है, उनकी जो बुद्धि होती है वो किस तरीके से काम कर रही है, बालक के व्यवहार में किस तरीके का परिवर्तन आ रहा है बालक, तो यहाँ पर। और क्रियात्मक पक्ष में आ जाएगा कि बालक हाथ पैरों के माध्यम से जो क्रियाएं करता है वो क्या क्या सीख रहा है, उसकी क्रियाओं में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम को असेसमेंट भी बोलते हैं और मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मूल्यांकन के जो परिवर्तन के क्षेत्र ये बताए गए हैं कि कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। ठीक है, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो सबसे पहला ज्ञानात्मक
कॉग्निटिव इसका मतलब है कि जो आपके शिक्षा के उद्देश्य हैं, पाठ्य वस्तु आपने कहाँ तक सीखी, ठीक है। तो इसके भी 6 स्टेप बताए गए हैं। ये इसके स्टेप हैं, ये आपके जो अवबोध स्तर के, ये जो अभी हमने इसके पहले जो आपको पढ़ाया था चिंतन स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, स्मृति स्तर और आपका विमर्शी स्तर, उसी के अंतर्गत ये आ जाएगा कि देखिए सबसे पहले बच्चा क्या करता है इसमें, प्रत्यास्मरण, मतलब बच्चे को हम कोई चीज़ छोटी छोटी चीज़ें रटा देते हैं, ठीक है। रटा दी हमने आपको, पहले ABCD रटा दी, इसके बाद ही तो हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले हमको बच्चे को कुछ चीज़ें रटानी ही पड़ती हैं, तभी हम बच्चे को ज्ञान देना, आगे की चीज़ें सिखा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रत्यास्मरण, बच्चों को हमको चीज़ें रटाते हैं। इसके बाद अभिज्ञान, उसके ज्ञान में वृद्धि करते हैं, उन चीज़ों को बार बार, प्रत्यास्मरण रिकॉल का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ को पढ़ाना, ठीक है। तो इससे उनके ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके बाद अवबोध, यदि हम चीज़ों को रटाएंगे नहीं तो बच्चे में अंडरस्टैंडिंग लेवल का विकास नहीं होगा, फिर चीज़ें बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगता है। जैसे हमने स्मृति स्तर में आपको बताया था कि बच्चे को हमने ABCD रटा दी, गिनती रटा दी, बच्चे को मालूम नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं मालूम है। अगर हम उससे पूछेंगे ये 1 लिखा है, उससे पूछेंगे ये क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि केवल हमने उसको रटाया है, ठीक है। चीज़ों में अंतर करना वो नहीं जानता है। इसके बाद अवबोध स्तर में क्या आ जाएगा कि यहाँ पर बच्चा चीज़ों को समझने लगता है, ठीक है। कुछ डिस्क्राइब करने लगता है, उसके सामने कई चीज़ें रख दी जाएँ तो वो चीज़ों को अलग अलग कर देगा, सवाल हल करने लगता है, तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाती है। इसके बाद ये धीरे धीरे स्टेप पूरे होते हैं। इसके सबसे पहले प्रत्यास्मरण, हमको बच्चे को चीज़ें रटानी पड़ेंगी। फिर जब हम बच्चे पे चीज़ें रटाएंगे तभी उसके ज्ञान में वृद्धि होगी, उन चीज़ों को वो कई बार रटेगा, बार बार पढ़ेगा, तो उसकी नॉलेज क्या होगी, उसके दिमाग में वो चीज़ें स्थिर हो जाएंगी। फिर वो उस चीज़ को वो समझने लगेगा, अपने ज्ञान से जोड़ने लगेगा, आगे जो चीज़ें पढ़ेगा उसको वो पिछली चीज़ों से जोड़ने लगेगा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल का विकास होगा। फिर प्रयोग, जो चीज़ें उसने सीखी हैं वो उनका अप्लाई करना सीख जाएगा, प्रयोग करना सीख जाएगा कि जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उनका हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विश्लेषण या संश्लेषण, छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट के चीज़ों को पढ़ते हैं और फिर उनको इकट्ठा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विश्लेषण, जो हम छोटे छोटे भागों में हम बांट के पढ़ते हैं, सिलेबस को भी बांट के पढ़ लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो जिससे क्या होता है कि हमारा पढ़ाई का जो स्तर होता है वो अच्छा हो जाता है। इसके बाद मूल्यांकन, तो हम इवैल्यूएशन करते हैं। ये आपका जो है ज्ञानात्मक पक्ष है, ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष पे है, इसमें बच्चे के शिक्षा के उद्देश्य पूरे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि किस तरीके से प्रोसेस चलती है ज्ञानात्मक पक्ष की, ठीक है। अगला होगा भावात्मक पक्ष। यहाँ पर हम बच्चे की भावात्मक, ठीक है, भावों का याद रखते हैं, उसका इंटरेस्ट कैसा है, ठीक है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसकी संवेग कैसे, इनको ध्यान में रखते हुए हम बच्चे को सिखाते हैं। फिर अंत में उसका मूल्यांकन करते हैं, बच्चों ने क्या क्या सीखा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, आग्राहक, मतलब कि रिसीविंग, बच्चे को हमने कुछ सिखाया, ठीक है, उसने रिसीव कर लिया, हमने आपको कुछ दिया और आपने ले लिया, बच्चे ने सीख लिया। इसके बाद उस सीखने के बाद बच्चे की क्या प्रतिक्रिया है, बच्चे का क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है, बच्चे का क्या रिस्पॉन्स है, तो ये भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आ जाएगा कि हमने आप कोई चीज़ देखी, ठीक है। तो अब हम, ये ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आएगा, बच्चे हमने कोई चीज़ देखी और हमने उसको सीख लिया, ठीक है। इसके बाद हम उसको देख के क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके बाद अनुमूल्यन, मूल्यवन, वैल्यूइंग, मतलब उसका हमारे जीवन में क्या मूल्य है, अगर वो हमको अच्छी लगेगी तो उसको हम अपने जीवन में अपनाएंगे, उसको धारण करेंगे, अन्यथा हम वो काम दोबारा नहीं करेंगे, उस चीज़ को नहीं सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद विचारण, कॉन्सेप्चुअल सेशन, मतलब कि हम उसको विचार करेंगे उसके बारे में कि उसको अपने जीवन में वो करेंगे, अनुमूल्यन से आगे नीचे, ठीक है, उसको अपने जीवन में उस चीज़ को दोबारा वो प्रतिक्रिया करेंगे, ठीक है। व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन, चीज़ों को हम आगे पीछे करके, व्यवस्थापन मतलब जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उनका समय आने पर हम उनका फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने दिमाग में उस चीज़ को, अपने अंदर उस चीज़ को वसा लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं, चीज़ों को आपस में जोड़ने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद चित्रीकरण, कैरेक्टराइजेशन, मतलब यही हो जाएगा कि अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं तो वो चीज़ें आपके कैरेक्टर में दिखने लगेंगी। हम कह सकते हैं ना, वो बच्चा बहुत ही चरित्रवान है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतार रहा है,
बहुत बच्चे होते हैं वो देखते हैं लेकिन सीखते कुछ भी नहीं, उनको सब कुछ सिखाया जाता, वो अच्छे समाज में रहते हैं लेकिन उन चीज़ों को सीखते नहीं हैं, अपने अंदर धारण नहीं करते हैं, उनके बारे में सोचते नहीं हैं। तो जब ये चीज़ें नहीं करते, अंत में जो आएगा चरित्रीकरण यानी कैरेक्टराइजेशन, मतलब उसके व्यवहार में, उसकी आदतों में वो चीज़ें शामिल हो ही जाएंगी, उसके व्यवहार में आपको वो चीज़ें दिखने लगेंगी। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और रूल तोड़ने की बात की जाए तो वो रूल नहीं तोड़ेगा, उसके व्यवहार में वो चीज़ें शामिल हो जाएंगी। तो ये भावात्मक पक्ष होते हैं। ठीक है, अगला क्रियात्मक पक्ष। यहाँ पर हमने आपको बताया बच्चे की शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं, हाथ पैरों के माध्यम से बच्चा जो क्रियाएं करता है और अधिगम्य के माध्यम से अपना जो ज्ञानात्मक पक्ष में सीखता है, भावात्मक पक्ष में सीखता है, फिर क्रियात्मक हाथों पैरों के माध्यम से एक्टिविटी करके बच्चे क्या सीखते हैं, हम उनका मूल्यांकन करते हैं। यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन आते हैं बच्चे में, उनका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाएगा उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है, जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा स्किनर वगैरह में, साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी के जो मनोवैज्ञानिक जो आधार होते हैं तो उसमें पढ़ा होगा उद्दीपन। ठीक है, स्टिमुलस यानी रिस्पॉन्स, स्टिमुलस के प्रति प्रतिक्रिया देना। तो यहाँ पर हम इसका मतलब उसी से जोड़ सकते हैं। उद्दीपन का मतलब होता है कि हम किसी को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, हमको कोई उद्दीपन मिला यानी आप यदि सीख रहे हैं, आप वीडियो हमारा देख रहे हैं तो आपके दिमाग में जो पढ़ने का विचार आया वो कहाँ से आया, हमको देख के आया कि कोई स्टूडेंट को देख के आया या किसी फ्रेंड को देख के आया, तो उसी को बोलते हैं उद्दीपन। ठीक है, तो इम्प्लूशन मतलब उद्दीपन। इसके बाद जैसे मान लीजिए आपको लगा कि हमको नेट की तैयारी करना है, तो ये आपको तो लगा, लेकिन ये कैसे लगा, इसके पीछे क्या रीज़न था, मैम को देख के लगा कि कोई आपकी फ्रेंड कर रही थी उसको देख के लगा, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बच्चे के सामने क्या करते हैं, कोई उद्दीपन देते हैं, इम्प्लूशन। इसके बाद कार्य करना, फिर उस उद्दीपन को देखकर बच्चे ने कार्य करना शुरू कर दिया यानी मैनिपुलेशन। जैसे कि आपने देखा किसी और को कि हमको, जैसे आपने किसी को देखा कि मुझे डीएम बनना है, उस बच्चे को देखकर, तो वो बच्चा आपके लिए उद्दीपन हो गया और आपको डीएम बनना है, उसके लिए आपने कार्य करना शुरू कर दिया यानी कार्य करना शुरू कर दिया। इसके बाद नियंत्रण, कंट्रोल। तो कंट्रोल भी यहाँ पर आ जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बुरी आदतें हमको नहीं करनी है, बुरे काम हमको नहीं करने हैं, गलत जो चीज़ें हम करते थे वो आदतें छोड़ते जाते हैं, फिर अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने ऊपर। ठीक है, इसके बाद जो हम सीख रहे हैं उसका समायोजन करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, समायोजन करते हैं उसको कि वो किस तरीके से हमारे लिए सही होगा। इसके बाद स्वाभाविकरण, वो चीज़ें हमारे स्वभाव में आ जाएंगी, उनका हम अपने स्वभाव में डाल लेंगे। पढ़ाई करना है, यदि हमने सोच लिया कि हमको पढ़ाई करना है तो वो चीज़ें हमारे बिल्कुल स्वभाव में ही आ जाएंगी, और जब स्वभाव में आ जाएंगी तो एक तरीके से हमको उनकी आदत पड़ जाएगी, अंत में हो जाएगा आदत डालना। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई। क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत जब हम बच्चे को कोई भी क्रियात्मक कार्य करवाते हैं तो उसके लिए उद्दीपन होता है, उद्दीपन के बाद वो कार्य करना शुरू करता है, फिर जो उसकी बुरी आदतें होती हैं उन पर वो कंट्रोल करता है और सही आदतों को बढ़ावा देता है। इसके बाद समायोजन, समायोजन कभी भी जब कोई कार्य उसको करना होगा तो उसको ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वो इतना सोचेगा कि उसको कौन सी जगह कौन सा काम करना है, तो वो सही परिस्थितियों में सही काम करने को समय आयोजन की सही एक्टिविटी दे। ठीक है, ऐसा नहीं है हमको कहाँ क्या बोलना है, इस चीज़ का समायोजन करना। अब हमको कहाँ कौन सा काम करना है तो उस चीज़ का समायोजन, जब हम समायोजन करने लगेंगे तो वो हमारा एक स्वभाव बन जाएगा, फिर हम कभी भी कोई गलत रिस्पॉन्स नहीं देंगे जहाँ हमको ना करना हो। इसके बाद आदत डालना, तो हमारी हैबिट पड़ जाएगी, फिर हमको सोचने की, पढ़ने की, समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज़ें हमारी आदत में शामिल हो जाएंगी, हमको अपने आप मालूम चल जाएगा हमको कहाँ क्या करना है और कहाँ क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आई, आपके मूल्यांकन के जो परिवर्तन के क्षेत्र हैं वो हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मूल्यांकन करने के उपकरण कौन कौन से होते हैं, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो कौन कौन से टूल्स का उपयोग करते हैं।